एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग सेफ हैं, स्वस्थ हैं और अपने टाइम को सही से यूज कर रहे हैं। तो आपको पता ही है कि जैसे इस चैनल पे हम लोग बात कर रहे हैं सीटेट के पेपर सेकंड की, उसमें भी जो मेरा फोकस है वो सोशल साइंस एंड स्टडीज पे है। और जो मैंने ये सीरीज स्टार्ट करी है पेपर सेकंड की, वो आपके सेक्शन थर्ड से स्टार्ट करी है, यानी कि जो आपका सीटेट का सिलेबस है उसका सेक्शन थर्ड से हम लोग ने स्टार्ट करी है और उसके कुछ चैप्टर्स हम लोग ने कंप्लीट कर लिए हैं विद एमसीक्यूज। अभी जो मैंने आप लोग के लिए चैप्टर स्टार्ट किया है वो है द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका पार्ट 1 मैंने कंप्लीट कर लिया है। आज जो मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ वो है द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2, जिसमें हम जानेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ और खूबियां और साथ ही साथ हम सॉल्व करेंगे कुछ एमसीक्यूज ओवरऑल चैप्टर से। तो स्टूडेंट, मैं चाहती हूँ आप मेरे इन जितनी भी वीडियोस इसको और ज्यादा लर्नर तक पहुंचाओ, शेयर करो, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक कनेक्ट हो सकूं। तो चलिए आपकी तैयारी में थोड़ी सी हेल्प करते हैं इसी हिसाब से और आगे देखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में कि और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या क्या खूबियां हैं। स्टूडेंट्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत सी खूबियों के बारे में जानकारी हमने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 में देख ली है, लेकिन फिर भी ऐसी बहुत सी खूबियां हैं जो कि अभी अनछुई हैं, जिसे हम नहीं जानते हैं। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूनिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की क्या ऐसी खूबियां हैं जो कि हमें जाननी जरूरी है। तो सबसे पहली चीज जो है, जो कि हम लोग ने पहले भी बात करी है, कि जो भारतीय संविधान है वो लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। यानी कि ओवरऑल अगर वर्ड में हम बात करें तो जितने भी देशों के संविधान लिखित रूप में हैं, उसमें सबसे बड़ा जो है वो भारतीय संविधान ही है। एंड इट इज रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, यानी कि एक ही समय में थोड़ा सा टफ है और फ्लेक्सिबल है, यानी कि इसमें टफनेस भी है और कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी भी है, क्योंकि इसमें बहुत से अमेंडमेंट होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड एंड टाइम। एंड रीजनल डाइवर्सिटी, हमारा जो संविधान है वो एक तरीके से रीजनल डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है। एंड इट्स नेचर इज क्वासी फेडरल, अर्धसंघी, जैसे कि हम लोग ने बात करी थी अर्धसंघी के बारे में, यानी कि गवर्नमेंट और स्टेट जो गवर्नमेंट है, यूनियन एंड स्टेट जो गवर्नमेंट है, वो एक दूसरे पे एक तरीके से हावी नहीं होते, दे आर डूइंग वर्क सेपरेटली, और इनके अलग अलग रूल रेगुलेशन बने हैं जिसके अकॉर्डिंग ये काम करते हैं। एंड जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, इसका जो न्यायिक व्यवस्था है वो इंडिपेंडेंट है, उसमें किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। लाइक अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, इनका एक पूरा पिरामिड है। और सबसे पहले अगर कोई भी इंडिविजुअल है, उसका काम अगर लोअर कोर्ट में नहीं होता है तो हाई कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट में काम नहीं होता है वो सुप्रीम कोर्ट तक अपनी याचिका को ले जा सकता है। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है जिसपे किसी भी गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं है। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल हैं और इसके 8 शेड्यूल्ड हैं। एंड इट इज इजी एंड डिफिकल्ट, जैसे कि अब हमने बात करी, जहाँ ये रिजिड एंड फ्लेक्सिबल है वहीं ये बहुत ही आसान है और वहीं एक तरफ ये काफी कठिन भी है। एंड इट्स अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, अगर हम बात करें तो इंडिया में 29 स्टेट्स है, उनका संगम हमें कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन गवर्नमेंट एंड स्टेट, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो शक्ति है वो, तो अगर हम बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पावर का डिसेंट्रलाइजेशन है, यानी कि सारी पावर सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट पे नहीं, स्टेट गवर्नमेंट का अपनी पावर है और सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी पावर है। तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हमें देखने को मिलता है। साथ ही स्टूडेंट, यहाँ पे आप एक लिस्ट देख रहे हो, ये है लिस्ट ऑफ पावर एंड फंक्शन। तो हमारा ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो संविधान है या गवर्नमेंट है या ओवरऑल कंट्री है, उसकी जो फंक्शनिंग है या पावर है वो 3 लिस्ट में होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, यूनियन लिस्ट जो होती है उसमें एक्सक्लूसिव पावर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट लिस्ट में एक्सक्लूसिव पावर होती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट की, और कॉन्करेंट लिस्ट जो होती है उसमें शेयर्ड फंक्शन होता है, यानी कि इसमें दोनों को ही मिलके काम करना होता है। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो यूनियन लिस्ट में आते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो स्टेट लिस्ट में आते हैं, और कुछ काम ऐसे होते हैं जो कॉन्करेंट यानी कि स्टेट एंड यूनियन दोनों के मिक्सचर से काम करते हैं। तो ये एक अलग फीचर हमने देखा अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ये अभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ और खूबियां हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, चलिए उसे भी देख लेते हैं।
स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में वैसे तो हमने काफी कुछ जान लिया है, लेकिन कुछ और खूबियां हैं जिसे कि हमें जानना जरूरी है। वो यहाँ पे आप देख सकते हो, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, यानी कि संसद का जो स्वरूप है वो भी लोकतंत्री है, जिसमें कि पहली चीज जो आती है वो ये है कि क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव बॉडी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की और गवर्नमेंट की, उसमें हमें क्लोज रिलेशन देखने को मिलता है, यानी कि एक दूसरे को एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। एंड सिक्स जस्टिसेबल फंडामेंटल राइट, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें 6 प्रकार के अधिकार देता है, विच इज ऑल्सो वेरी गुड। एंड 42nd अमेंडमेंट जो हुआ है 1979 में, उसके आधार पे हमें कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी दी गई है, लाइक if we are Indian citizen, तो we have some fundamental duties which we have to follow, जो कि हमें फॉलो करनी है। एंड इसी के साथ जो DPSP प्रोवाइड किया गया है, इट इज ऑल्सो वेरी गुड, क्योंकि ये स्टेट वेलफेयर पे काम करता है, सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर पे बहुत ज्यादा फोकस करता है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, इट इज वेरी गुड फॉर एनी स्टेट ऑफ इंडिया। एंड सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, जैसा कि अभी हम लोग ने बात करी, जो भारत का न्याय व्यवस्था है वो सिंगल इंटीग्रेटेड है, यानी कि ये एक तरीके से पिरामिड के रूप में काम करता है, नीचे से ऊपर की ओर हम अपनी याचिका ले जा सकते हैं, लोअर से हाई, हाई से सुप्रीम कोर्ट तक हम अपनी याचिका को ले जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें वैसे तो अलग अलग काम करती हैं, लेकिन ये सारी चीजें इंटीग्रेटेड हैं। एंड सिंगल सिटीजनशिप, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हमें भारतीय नागरिक होने की वजह से हमें नागरिकता देता है, लेकिन ये हमें बिल्कुल भी अधिकार नहीं देता है कि आप भारतीय नागरिकता को लिए हुए किसी और देश की नागरिकता को भी ग्रहण करो। और अगर आपके पास भारतीय नागरिकता है तो आप इंडिया में कहीं पर भी रह के नौकरी कर सकते हो, घर बसा सकते हो, रोजगार कर सकते हो, तो आप उस चीज के लिए फ्री हो। तो सिंगल सिटीजनशिप जो है वो हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। और लास्ट जो चीजें हैं इंपॉर्टेंट, वो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि हमें एक एडल्ट के तौर पे हमें मताधिकार का जो प्रावधान है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है। तो यानी कि पहले जो 21 थी एज, उसको घटा के अब 18 साल की एज से ही हमें मताधिकार का एक तरीके से अधिकार दिया गया है। तो ये कुछ खूबियां हम लोग ने ओवरऑल चैप्टर में स्टूडेंट जानी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। होप आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा। अब हम इसके कुछ MCQ सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, ताकि हमारा पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ MCQs द कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर के। फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर हैं प्रैक्टिस के लिए, तो यहाँ पे 1 बाय 1 मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी, उसके ऑप्शंस हैं, मैं अपनी तरफ से आंसर लगाने की कोशिश करूंगी, बट फिर भी मैं ये चाहूंगी कि आप लोग भी अपना खुद का आंसर दो और चेक करो कितना सही है कितना गलत है। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके लिए आ रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर से, वो ये है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट द बिगनिंग वॉज डिवाइडेड इनटू, जो भारतीय संविधान है वो प्रारंभ में कितने भागों में बटा हुआ था। 400 उसके आर्टिकल थे, 390 आर्टिकल थे, 392 आर्टिकल थे, या 395 आर्टिकल थे। तो आई होप जो इसका सही आंसर वो है आंसर नंबर 4, 395 आर्टिकल्स। जो स्टार्टिंग में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिवाइड किया गया था वो 395 आर्टिकल्स में डिवाइड किया गया था, जो चीज अभी हम लोग ने आगे भी देखा है। एंड सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट आ रहा है, नेम द लेंथीएस्ट ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। आई होप इसका आंसर आप लोग को पता ही है, क्योंकि कई बार मैंने अपने इस प्रेजेंटेशन में डिस्कस किया है इस चीज को। तो द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि अभी हम लोग ने बात की थी कि लिखित तौर पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर वर्ड पे उसको कंपेयर करें तो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लेंथी है। ठीक है, तो ये रहे 2 क्वेश्चन। आइए और क्वेश्चंस पे बात करते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आप लोग के लिए, और वो है एजुकेशन वाज मेड अ फंडामेंटल राइट थ्रू 86th अमेंडमेंट, यानी कि जो शिक्षा है उसको फंडामेंटल राइट माना गया है 86th अमेंडमेंट में। लेकिन उसका सन क्या था, तो यहाँ पे ऑप्शन है 2000 में, 1998 में, 2001 में एंड 2002 में। एंड द राइट आंसर इज आई थिंक 2002। आप भी अपना आंसर लगाओ और चेक करो क्या ये सही है या गलत। और फोर्थ क्वेश्चन स्टूडेंट आ रहा है, वोटिंग एज रिड्यूस फ्रॉम 21 to 18, यानी कि जो मताधिकार की उम्र है वो 21 से घटा के 18 की गई। कौन से अमेंडमेंट में? 61
amendment in 1989, 63rd amendment in 1989, and 61 amendment in 1990, and 62 amendment in 1989. तो I think इसका जो right answer है वो आंसर नंबर 1 है, 61st amendment in 1989. प्लीज आप भी अपने आंसर को चेक करिए सही है या गलत है, और आगे देखते हैं और कौन से क्वेश्चन हैं जिसके माध्यम से हम इसको और क्लियर करते हैं। तो स्टूडेंट, हियर 2 more क्वेश्चन फॉर यू। आप प्लीज इसे देखिए और चेक करिए। ऑल्दो यहाँ पे आंसर भी दिया है, बट मैं ये आशा करती हूँ कि आप लोग पहले अपने से आंसर लगाओगे और फिर उसके बाद यहाँ पे देखोगे। तो 5th क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विस टैक्सेस, जिसे कि जीएसटी कहते हैं, टुक प्लेस थ्रू किस अमेंडमेंट के माध्यम से आया है? 102 अमेंडमेंट इन 2016, 101 अमेंडमेंट इन 2016 और 100 अमेंडमेंट इन 2016, या इनमें से कोई नहीं। तो आई थिंक इट्स राइट आंसर इज 101 अमेंडमेंट इन 2016, यानी कि 2016 में जो 101 अमेंडमेंट लिया गया है हमारे संविधान में, उसके माध्यम से आपका जीएसटी आया है। And 6th question is, under which article does the Constitution of India give the Parliament power to amend the Constitution? हाँ, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कौन से आर्टिकल के अंतर्गत पार्लियामेंट को ये शक्ति प्रदान की गई है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट या सुधार कर सकता है? वो आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल नंबर 368, आर्टिकल नंबर 370, आर्टिकल नंबर 380 एंड आर्टिकल नंबर 390, एंड इट्स राइट आंसर इज नंबर 1, आर्टिकल 368। यानी कि अगर कोई भी आपको ऐसी लग रही है, जैसे कि हम लोग ने बात की रही है, रिजिड तो है बट फ्लेक्सिबल भी है, आपको कोई चीज ऐसी लग रही है जो कि हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देनी है, तो उसके लिए आर्टिकल बना था आर्टिकल 368, जिसके माध्यम से पार्लियामेंट को ये पावर है कि वो उसमें अमेंडमेंट कर सकती है। तो स्टूडेंट, आई होप आपको द कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट का कोई भी डाउट है या क्वेरी है तो आप मुझसे फ्री होकर पूछिए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। एंड यस, वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज आप मेरे इन जितने भी प्रेजेंटेशन है उसको देखो, उसको शेयर करो ज्यादा से ज्यादा लर्नर तक, ताकि मैं आपकी इस तैयारी में थोड़ी सी हेल्प कर सकूं। तो चलिए, आप अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय।